एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के समाज शास्त्र परिचय चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पार्ट बाय पार्ट वीडियो इसके बना चुके हैं और वेबसाइट पे भी इसके नोट्स आ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें ताकि चैप्टर 2 को समझने में आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। सामाजिक समूह से हमारा मतलब क्या है? अभिप्राय का होता है अर्थ। मतलब किसी भी व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है। संग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रुप, जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं जो कि आसपास में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं। मतलब अब एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रिलेशन होता है, उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अब जिस गांव शहर कस्बे में हम लोग रहते हैं, आपको पता है वहां पे चाचा दादा दादी फूआ फूफा ये सब होते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा उनके साथ रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, या फिर समाज में और भी बहुत सारे संबंध होते हैं। तो सामाजिक समूह का मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक समूह में हमारा अभिप्राय अर्थात मतलब व्यक्तियों के ऐसे ग्रुप से है, ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध बनाते हैं, रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे के आप कह सकते हैं रिश्तेदारी में रहते हैं। तो ये सामाजिक समूह हो गया। तो सामाजिक समूह तो हो गया। अब हम सामाजिक समूह की विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या खासियत है सामाजिक समूह का। तो देखिए यहाँ पे सामाजिक समूह तभी कहलाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वहां पे होंगे। ये नहीं कि हम अकेले कहीं कुर्सी डाल के बैठ गए और कह दिए कि नहीं यही सामाजिक समूह है। नहीं, सामाजिक समूह का मतलब क्या होता है? ग्रुप, एक कलेक्शन होता है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया है कि जब एक से अधिक व्यक्ति हो या भीड़ हो या मेला हो या कोई क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हो, तो उसमें तो एक से अधिक बच्चे होते हैं, समूह होता है। तो यहाँ पे भी सामाजिक समूह का मतलब यही होगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर रहते हैं तो वो समूह कहलाएगा। एक व्यक्ति सिंगल पर्सन से समूह नहीं कहलाता है। तो ये तो सामाजिक समूह था, किसे कहते हैं। सामाजिक समूह की विशेषता में पहला विशेषता ये है। मैं आपको पहले सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विशेषता जो हम यहाँ पे पहले पढ़ रहे थे, यहाँ के सामाजिक समूह का विशेषता, तो पहला विशेषता तो ये हो गया। आगे की विशेषता में हम बताएंगे आपको। ये दूसरा विशेषता है कि सामान्य स्वार्थ उद्देश्य या दृष्टिकोण। अब देखिए सामान्य स्वार्थ उद्देश्य और दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है कि एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, जितने भी व्यक्ति उस समाज में रहते हैं, सभी को समान रूप से आप देखिए। ये नहीं कि समाज में कोई अधिक पैसा वाला है तो उसे हम अधिक इज्जत दे रहे हैं, और अगर कोई गरीब है, कम पैसा वाला है, मजदूर है, दलित परिवार से है, तो उसे हम धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उद्देश्य और दृष्टिकोण मतलब होता है देखने का नजरिया, किस दृष्टिकोण से हम अपने समाज को देखते हैं। तो यहाँ पे सामान्य स्वार्थ होना चाहिए, सभी के लिए बराबर, किसी के लिए ऊपर नहीं, किसी के लिए नीचा नहीं। और सामान्य मूल्य, समान मूल्य क्या मतलब, कभी कभी बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल्य का मतलब रेट तो नहीं होगा, दाम तो नहीं होगा। अच्छा, समाज कोई वस्तु तो है नहीं कि आप उसे बेच रहे हो, और मूल्य का मतलब तो वहां पे होगा ना जब हम कोई वस्तु बेच रहे हो। यहाँ पे मूल्य का मतलब होगा कि समाज में सारी सुख सुविधाएं, अच्छाई बुराई, नीची ऊंची, जो भी चीजें हैं वो सभी के लिए एक बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मूल्य के रूप में मैं समझा दूं कि अगर हमारा संविधान का कोई नियम ही है तो वो पैसे वाले के लिए भी उतना ही होगा, गरीब के लिए भी उतना ही होगा, अमीर के लिए भी उतना ही होगा। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध हमने पहले भी पढ़ा है मतदान के रूप में कि प्रत्यक्ष मतदान क्या है, अप्रत्यक्ष मतदान क्या है। तो यहाँ पे समाज के अंदर भी कुछ ऐसे ही संबंध होते हैं, मतलब कि रिलेशन होते हैं, नातेदारी होता है, रिश्तेदारी होता है, जिसमें मैं आपको समझा दूं कि कुछ संबंध प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्ष कहने का क्या मतलब है? अब हमारे ये दादाजी हैं। अब दादाजी के फिर बेटे कौन हो गए? पापा हो गए। अब पापा का बेटा कौन हो गया? मैं हो गया। चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक संबंध बन रहा है, एक संबंध है जिसको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में समझ सकते हैं। अब एक और संबंध है कि मैं इसी समाज में रहता हूं
और मेरा डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं है अपने पड़ोसियों के साथ, लेकिन मेरे दादाजी के जो पहले के दादाजी थे उनका रिलेशन था उनके साथ। तो यहाँ पे आप इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते मैं आपको भी समझा सकता हूँ। आप जिस शहर में रहते हो तो जरूरी नहीं है कि सब आपके चाचा ही होंगे, मामा ही होंगे, लेकिन फिर भी हम संबोधन उनको चाचा, मामा, ताया, ताई के रूप में तो करते हैं। तो ऐसे में हम संबंध समाज में बनाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। समूह में कार्यों का विभाजन। अब एक समाज में रहने वाला, एक सामाजिक समूह में रहने वाले एक व्यक्ति तो होते नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि दो से अधिक व्यक्ति होगा तब वो समूह कहलाएगा। और दो से अधिक व्यक्ति अगर किसी समूह में रहता है और कोई भी ऐसा काम है जो कार्य करना है, सामाजिक कार्य बहुत सारे होते हैं ना। मान लो अगर हमारे समाज में अगर एक सड़क नहीं है और सड़क बनवाना है, तो सड़क बनवाने के लिए कोई एक व्यक्ति तो नहीं गड्ढा खोदेगा, गिट्टी लाएगा, चारकोल लाएगा, सड़क बनाएगा। समाज में जितने भी लोग रहते हैं सबको सड़क पे चलना है, तो सब हम आपस में काम को विभाजित कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे मैं बिहार के रहने वाला हूं, तो मेरे यहाँ छठ पर्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते थे ना कि घाट बनाने जाते थे नदी के किनारे। नदी के किनारे हम लोग हंसुआ, खुरपी, कुदाल लेके ना घाट बनाने जाते थे। तो उसमें सभी लोग का छठ होता था, तो सभी के घर से एक एक व्यक्ति आता था ताकि हम लोग समाज के कामों में आपस में मतलब कार्यों का विभाजन कर ले। किसी को बोले तो कुदाल चला ले, कोई अपना घास काट रहा है, कोई केले का वो पेड़ लगा रहा है वहां पे सजाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, जब श्रम का विभाजन होता है, कार्य का विभाजन होता है, काम का विभाजन होता है, तो वो काम पहले से आसान हो जाता है, मतलब हम जल्दी उस काम को कर पाते हैं। तो ये सब था हमारे ये सामाजिक समूह की विशेषताओं में। इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक समूह और अर्ध समूह में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है इसके बीच में। तो देखिए, सामाजिक समूह जो होता है वो सदस्यों में आपसी संबंध बनाए जाते हैं, मतलब समाज में जितने भी लोग होते हैं उनका आपसी संबंध पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, नातेदारी में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं। लेकिन एक अर्ध समूह की अगर बात कर लें तो समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो जहां पे अब मान लो, एक मैं एग्जांपल और देना चाहूंगा, ये दिल्ली शहर है और दिल्ली में हम बिहार के लोग भी काफी लोग रहते हैं। तो हमारा बिहारियों के साथ जितना फाउंडेशन बढ़िया बनेगा, जितना हम बिहारियों के साथ क्लोज हो जाते हैं, वहां उतना हम हरियाणा वालों के साथ होते हैं, यूपी वाले के साथ होते हैं, दिल्ली वालों के साथ होते हैं, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे तो सारे लोग रहते हैं, उनके साथ उतना अच्छा फाउंडेशन हमारा नहीं बनता है जितना हम एक दूसरे के बिहारियों के साथ बन जाता है। अब इसके एक मुख्य कारण क्या है कि हमारा भाषा एक है, हम अपनी भाषा में भी बात कर लेते हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी पूजा पाठ एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा पहनावा ओढ़ावा भी एक है। तो इस कारण से हम दोनों का फाउंडेशन बहुत अच्छा बनता है। तो ये है सामाजिक समूह में और अर्ध समूह में पहला अंतर। दूसरा है, सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एक एकत्रता नहीं, मतलब कि बल्कि समूह के सदस्यों के आपसी संबंध होते हैं। यहाँ पे हम ना एक पार्टी का निर्माण नहीं करते हैं कि भाई मैं बीजेपी, मेरे ग्रुप में आओ, मैं आम आदमी, मेरे ग्रुप में आओ, नहीं। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार ही रहते हैं, हमारे अपने लोग रहते हैं। समूह के सदस्यों में आपसी संबंध होते हैं, हमारे चाचा हो गए, हमारी चाची हो गई, हमारे दादा हो गए, हमारी दादी हो गई, हमारे मामा, मामी, फूआ, फूफा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसे हम सामाजिक समूह में रखेंगे। लेकिन अर्ध समूह में क्या होगा, समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है, मतलब लोग वहां पे रहते हैं लेकिन एक दूसरे का कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं, कोई रिलेशन नहीं, जो एक समय एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता। हाँ, भले ही ठीक है, भीड़ लग गई तो हम कहेंगे और चाचा जी ठीक है, और भाई ठीक हो, और भाई राम राम, लेकिन हमारा कोई आपसी रिलेशन नहीं होता है। ये है अर्ध समूह में। लेकिन वहीं अगर सामाजिक समूह की बात कर ले तो वहां पे हमारा रिलेशन होता है, हमारी चाची होती है, बुआ होता है, फूफा होता है, मतलब आपस में रिश्तेदार होते हैं। अगला पॉइंट जो है तीसरा, वो भी समझ लीजिए, हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब कि हम हैं, मतलब अब मान लो कि बिहार आए, तो बिहार में हमारा क्या होता है कि भाई हम बिहारी, हम वहां पर हमारा सीना एक अलग ही चौड़ा हो जाता है। और अब समस्तीपुर हम पहुंच गए अपने घर, वहां पे तो कहेंगे भाई हमारा एरिया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं।
तो ये रहता है कि सामाजिक समूह में हम तो एक ही जैसे सारे लोग रहते हैं, एक ही रिश्तेदार के सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे उनको अभिमान हो जाता है कि मैं ही हूँ यहाँ पे। इसी कारण व्यक्ति ना एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमदर्दी से, प्यार से आदि। दूसरा, अगर अर्ध समूह की भी बात करें तो यहाँ पे सामाजिक समूह बन सकते हैं, जैसे समान आयु और लिंग आदि का। अब मान लो एक समाज है जिसमें एक तो ये सामाजिक समूह में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने रिश्तेदारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन वहीं पे अर्ध समूह की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग तो हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे यहाँ पे कह दे कि भाई कबड्डी प्लेयर, तो कबड्डी प्लेयर की अगर बात कर लें तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारे दिल्ली से ही होंगे, पूरे अलग अलग राज्यों से आ सकते हैं, लेकिन वो सारे किस चीज के रहेंगे, कबड्डी प्लेयर ही होंगे, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। लोग तो वहां भी है, समूह तो वहां भी है, तो यही अर्ध समूह और सामाजिक समूह में अंतर है। अब हम जानते हैं कि सामाजिक समूह के प्रकार क्या होता है। देखिए यहाँ पे चीजों को गौर करने वाली बात है कि हमने सामाजिक समूह को समझ लिया कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह के विशेषताओं के बारे में मैंने बता दिया, और सामाजिक समूह और अर्ध समूह के बीच में अंतर भी समझा दिया है। अब हम आपको बताएंगे सामाजिक समूह के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार के सामाजिक समूह होता है। तो देखिए अभी हमारे जो समाजशास्त्री है ना, वो भी कई सारे रह चुके हैं, जैसे कि इतिहासकार बहुत सारे होते हैं, सबके आपस में ही मतभेद है, किसी की बात दूसरे को पसंद ही नहीं आती, जैसे सब में ना हम का पावर है कि मैंने जो कहा वही सही है। तो यहाँ पे भी समाजशास्त्र में कुछ ऐसा ही हुआ है कि चार्ल्स कूले के अनुसार उन्होंने कहा कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह ही जो है वो समाज के सामाजिक समूह के प्रकार है। मतलब इनके हिसाब से दो प्रकार के, कौन कौन से, पहला तो है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। अब देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह भी इसके प्रकार में डाले गए हैं कि अंतः समूह मतलब आंतरिक गठन और बाह्य समूह मतलब बाहरी गठन। संदर्भ समूह, संदर्भ समूह मतलब इससे जुड़े हुए और भी लोगों का समूह। समन्वय समूह और समुदाय और समाज, ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपको सामाजिक समूह के प्रकार में। अब हम आपको एक एक पॉइंट को समझा देते हैं कि कौन से पॉइंट को कैसे डिस्कस करना है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले प्राथमिक समूह के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, संबंधों की पूर्णता, मतलब पूरा रूप से संबंधों की मतलब स्पष्टीकरण और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। अब समझिएगा प्राथमिक समूह का मतलब होता है डायरेक्ट एक छोटा सा परिवार है जिसमें हमारे दादा रहते हैं, दादी रहती है, पापा मम्मी, एक चाचा, एक चाची, चाचा का बच्चा, मैं और मेरी बहन। तो ये जो पूरा है ना ये प्राथमिक समूह है, क्योंकि एक छोटा सा परिवार है, छोटी सी समूह है और सबका डायरेक्ट रिलेशन बनता है, प्राथमिक समूह कहलाएगा। उदाहरण के लिए परिवार, बच्चों का खेल समूह और अस्थाई पड़ोस। देखिए परिवार के अंदर तो मैंने आपको समझा ही दिया, बच्चों का खेल का समूह भी है, और अस्थाई पड़ोस मतलब एक जगह पे जहां पे हम परमानेंट रहते हैं वहां के हमारे पड़ोसी लोग भी प्राथमिक समूह में ही। द्वितीयक समूह के बारे में जान लेते हैं कि द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करवाते हैं, मतलब कि जहां पे ना हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा हम एक दूसरे से क्लोज नहीं होते हैं, उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल को ले लीजिए। देखिए राजनीतिक दल में अलग अलग राज्य से अलग अलग नेता वगैरह होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना कि सारे नेता एक दूसरे के रिश्तेदार हो, ऐसा तो होता भी नहीं है। तो उसे हम द्वितीयक समूह कहते हैं, या फिर महासंघ, आर्थिक महासंघ, या कोई कमेटी या ग्रुप, या फिर पार्क की बात कर ले तो पार्क में बहुत जगह के लोग आते हैं, अलग अलग समुदाय, समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, तो वहां हम आपको द्वितीयक समूह के रूप में देखेंगे। तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह समझ में आ गया होगा। प्राथमिक समूह वो है जिसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, और द्वितीयक समूह वो है जिसमें रिलेशन की कमी होती है, रिश्तेदारी की कमी होती है, नातेदारी की कमी होती है, घनिष्ठता की कमी होती है, उसे हम द्वितीयक समूह कहते हैं। अब हम आपको प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले बात किया था ना कि समूह जो है उसको दो भागों में चार्ल्स कूले ने बताया कि एक प्राथमिक समूह होता है और एक द्वितीयक समूह होता है। तो अब प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की विशेषता जानने का समय आ गया कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए समूह की लघुता, लघुता का मतलब होता है छोटा होना। ध्यान से समझिए, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए उन शब्दों पे जोर देना बहुत जरूरी है। समूह की लघुता का मतलब होता है छोटा समूह, मतलब जिसमें ज्यादा लोग नहीं रहते हो, इंसान ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप ना हो। शारीरिक समीपता, शारीरिक समीपता, समीपता का मतलब होता है नजदीकियां। अब शारीरिक नजदीकियां ये नहीं है कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर बैठा हुआ,
तो वो शारीरिक नजदीकियां नहीं होगा, वो मतलब हो गया कि रिलेशनशिप। जैसे मैं दादाजी के पापा, मेरे बच्चे हुए, मैं पापा का बच्चा हुआ, मेरा बच्चा हुआ, मेरी मम्मी हुई, तो इन सब के साथ में मेरा रिलेशन बहुत नजदीक है, इसी को हम शारीरिक समीपता कहते हैं। अच्छा, और अगला पॉइंट हमारा कहता है संबंधों की निरंतरता और स्थिरता। जो भी संबंध होते हैं, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, ये स्थिर होता है। ये नहीं कि आज हमारी मम्मी है, कल वो हमारी रिलेशन बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं बदलेगा ना। स्थिर होता है, परमानेंट होता है और निरंतर बना रहता है। जो आज मेरी मम्मी है वो कल भी मेरी मम्मी ही होगी, परसों भी मेरी मम्मी वही होगी। अमेरिका थोड़ी ना है कि आज सुबह उठा तो मम्मी कोई और है, परसों उठा तो मम्मी कोई और है, उसके अगले दिन उठा तो कोई और है। ये भारत है, हमारी संस्कृति है, माँ बाप नहीं बदलते हैं, बच्चे बदल जाते हैं। तो ये समझिए कि संबंधों की निरंतरता और स्थिरता मतलब इस ग्रुप का, प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। सामान्य उत्तरदायित्व, एक घर में रहने वाले सभी लोगों को समान समझा जाएगा। समान उत्तरदायित्व कि सभी को अपने परिवार के अच्छे के लिए सोचना है। तो अब ऐसा तो नहीं है एक घर में 10 लोग रहते हैं तो एक सोच रहा है कि आज सबको खत्म कर दूं, सारा अपना ख्याल लेना है, ऐसा नहीं करना है। क्या है कि इस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका समान उत्तरदायित्व है कि कोई अपना काम, अब कोई एग्जाम्पल समझिए ना, हम लोग जिस एग्जाम्पल से समझते हुए आए उसे समझ लीजिए। अब हम घर में 5 भाई बहन है तो किसी का काम है आटा पिसवा के लाना, कोई जाएगा राशन लेके आएगा, कोई अब साइकिल पंक्चर हो गया वो बनवा के लाएगा, कोई पापा का तंबाकू और पान बनवा के लाएगा, मम्मी का कोई काम है धोबी को कपड़ा देने जाना है, चप्पल टूट गया फीता लाने जाना है। तो ये सारी चीजें बराबर है। ये थोड़ी ना है कि 4 बेटा बैठा हुआ है पलंग पर, एक की बार है लेकर आटा पिसवा, फिर आया आटा पिसवा गए या चप्पल का फीता लेके आ गया, राशन लेके वो बिगड़ जाएगा, वो भड़क जाएगा, कहेगा कि क्या है मैं नौकर हूँ क्या। तो इसीलिए एक जब छोटा सा ये प्राथमिक समूह होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं उनको समान उत्तरदायित्व दिया जाता है, समान भार दिया जाता है, समान समझा जाता है। अब है सम उद्देश्य, बराबर उद्देश्य, सभी के लिए बराबर उद्देश्य, मतलब काम वगैरह सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये प्राथमिक समूह की विशेषता है। अब हम द्वितीयक समूह की विशेषता के बारे में देख लेते हैं। बड़ा आकार होता है द्वितीयक समूह में ना, लोगों की जो संख्या ज्यादा होती है, ग्रुप जो होता है, समूह जो होता है वो बड़ा होता है, इसमें अधिक से अधिक लोग होते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अप्रत्यक्ष संबंध मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया है कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कोई हमारा चाचा नहीं है, कोई हमारा मामा नहीं है, फुआ नहीं है, फूफा नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, मतलब अप्रत्यक्ष है। बस ऐसे ही हमारी एक कहिए वर्चुअल संबंध बन गया है, समय कुछ समय के लिए हमारा उसके साथ दोस्ती का संबंध बन गया है। अब आप स्कूल ही जाते होंगे, अब स्कूल जाते हैं तो क्या आपके सारे रिश्तेदार स्कूल में पढ़ने आते हैं क्या? अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ तो आपका रिलेशन है ना, एक दोस्ती का रिलेशन है। तो ये क्या आएगा, द्वितीयक समूह में आएगा, क्योंकि ग्रुप तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग आपके दोस्त होंगे और वो दोस्तों में कोई आपका रिलेशन वाला नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, तो ये द्वितीयक समूह की विशेषताओं में आएगा। विशेष स्वार्थों की पूर्ति, किसी किसी न किसी प्रकार की एक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, जैसे कि राजनीति को करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, जैसे कि धरना देने के लिए कोई ग्रुप बनाया गया है, या फिर और भी किसी ऐसे कार्य जिसको पूरा करने के लिए ये अलग अलग समुदाय से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। उत्तरदायित्व सीमित होता है, कोई एक परिवार तो है नहीं जिसमें सारे उत्तरदायित्व को लेके चलेंगे, तो उत्तरदायित्व भी इनका सीमित होता है और संबंध अस्थायी होता है, आज बनेगा कल टूट जाएगा। जैसे बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आपने दोस्ती की होगी और वो फिर पंजाब हरियाणा चले गए होंगे, तो आपकी दोस्ती उससे टूट जाती है, अस्थायी अस्थायी संबंध होता है, ठीक है। तो ये था द्वितीयक समूह की विशेषताएं। आइए अब हम अंतर समूह और बाह्य समूह के बीच में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको अंतर समूह और बाह्य समूह बताया था। देखिए यहाँ पे अंतर समूह है और बाह्य समूह है, तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अंतर समूह और बाह्य समूह क्या होता है। तो देखिए अंतर समूह में क्या होता है, भावना पाई जाती है। भावना कोई लड़की नहीं है, भावना मतलब फीलिंग होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद होगा। तो ये हम भावना पाई जाती है, हम की भावना, हम की भावना मतलब ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा इलाका है, इसमें हम सभी लोग रहते हैं, तो हम का भावना होता है, हम गौरवान्वित होते हैं। लेकिन बाह्य समूह में क्या होता है कि अभाव होता है। अभाव मतलब किसका, हम की भावना का अभाव होता है। अंतर समूह में संबंधों की निकटता होती है, मतलब सभी आपस में रिलेशन में होते हैं, नाते में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं। संबंधों में दूरी होता है, किसमें, बाह्य समूह में। बाह्य समूह और अंतर समूह में समझिएगा, अंतर समूह में हम की भावना, बाह्य समूह में हम की भावना का अभाव,
फिर अंतर समूह में संबंधों की निकटता, मतलब बहुत ही क्लोज होते हैं, लेकिन बाह्य समूह में संबंधों में दूरी होता है। अब हम अंतर समूह के तीसरे पॉइंट को डील करते हैं। समूह में सदस्यों के प्रति त्याग का भावना होता है, सहानुभूति की भावना होता है। एक घर में जब आप लोग रहोगे तो आप देखोगे, मान लो कि एक एप्पल है, एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। एक एप्पल है, घर में आप 5 लोग खाने वाले हो, तो सबसे छोटा जो होगा उसे आप सबसे ज्यादा प्यार करोगे। हम चारों पांचों को खाने का मन है वो एप्पल, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं बुआ तुम ही खा लो, और अपने पांचों सबसे छोटे को दे देंगे, क्योंकि वहां पे हमारा त्याग का भावना होता है। हम त्याग कर देते हैं कि मेरा छोटा वाला भाई हो बहन हो वो ये खा लेगा। ऐसा होता है ना। सहानुभूति भी होती है, अगर थोड़ा सा किसी एक को भी चोट लग गया तो हम सभी उसके साथ हो जाते हैं कि नहीं यार बच्चे को चोट लग गया है, बच्चे को नहीं किसी को भी चोट लग गया हो, तो हम वहां पे अपनी सहानुभूति जरूर दिखा देते हैं। तो यही है अंतर समूह का भिन्न, आप कह सकते हो अंतर भी। और यहाँ पे अगर बाह्य समूह की बात कर ले तो यहाँ पे त्याग और सहानुभूति का जो है औपचारिक ढोंग किया जाता है, मतलब लगता है कि हम ये दिखावा कर रहे हैं, साफ पता चल जाता है। अगर आपको कोई सच्चा में प्यार से कोई चीज दे या बुलाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मेरे को प्यार से बुला रहा है, लेकिन अगर कोई ढोंग करेगा दिखावा करेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बाह्य समूह में ना सिर्फ ढोंग होता है, दिखावा होता है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके ग्रुप में हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ ढोंग के रूप में होता है। अंतर समूह में क्या होता है, सुख दुख की आंतरिक भावना होती है। परिवार में एक कोई भी दुखी हो जाए तो हम सभी दुखी हो जाते हैं, परिवार में कोई भी कष्ट होगा तो हम सभी को कष्ट हो जाता है, परिवार में कोई परेशानी में आ जाए तो हम सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाह्य में समूह में क्या होता है, सुख दुख का बाहरी रूप होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला जिया है मर रहा है। अब बताओ कि एक मेला में हम गए और एक मेला में बहुत सारे लोग आए, झूला झूलते हुए कोई बच्चा झूले से उसकी चोट लग गया, उसके सर से ब्लड आने लगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या आप रुक के उसका मरहम पट्टी करोगे? नहीं, देख के और चल दोगे, क्योंकि वहां पे आप बाह्य समूह में हो, बाहरी समूह में हो, आपके उसके साथ सहानुभूति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, नातेदारी नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो आप वहां पे क्यों रुको? लेकिन अगर उसी मेला में आप 5 लोग अपने परिवार से गए हो और किसी को पैर में मोच आ गया, क्या आप झूला झूलने जाओगे या फिर उसे लेके डॉक्टर के पास? तो यही है आंतरिक एक हमारा अंतर समूह में त्याग की सहानुभूति की भावना, प्यार की भावना जागृत हो जाती है। तो ये अंतर समूह और बाह्य समूह के बीच में अंतर है। आइए अब हम संदर्भ समूह के बारे में बात करते हैं कि संदर्भ समूह क्या होता है। तो देखिए, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह, समझिएगा बात को, एक व्यक्ति सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं, या फिर अन्य बहुत सारे लोगों का समूह जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखते हैं। समझिएगा, किसी की तरह, मतलब एक हर हर इंसान को ना कुछ अच्छा बनने की कोशिश में वो लगा रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जितने भी सुपर स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, लोग ज्यादातर उन्हीं को कॉपी करते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को शाहरुख खान की तरह अपना हेयर रखना है, बॉडी रखना है, कुछ को सलमान खान की तरह रखना है। तो देखिए, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जब दूसरे व्यक्ति या लोगों के समूह की तरह दिखना का कोशिश करे, ऐसा दिखने की चाह रखता हो, तो उसे आप संदर्भ समूह में रख सकते हो। व्यक्ति या समूह जिनके जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है। अब ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से और समझा सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी हो गया, और बहुत सारे अच्छा, मैं जिनको फॉलो करता हूँ मतलब ट्रूली, वो है प्रेमानंद जी महाराज। तो प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करने के कुछ कारण होंगे मुझे, क्योंकि उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, उनका ज्ञान देने का तरीका अच्छा लगता है। ऐसे और से बहुत सारे बाबा हैं जिनको अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने के पीछे कुछ कारण होगा, किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा। मैं अपना पर्सनली बताया, मुझे प्रेमानंद जी महाराज पसंद है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई जानकारी या उनका रहन सहन बातचीत मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं उन्हें क्या करता हूँ, अनुकरण करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो ये संदर्भ समूह में आएगा, जब हम व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को फॉलो करते हैं, उनकी तरफ बनने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो इसे संदर्भ समूह के नाम से जानते हैं। हम एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं है। और एक बात समझ लीजिएगा कि हम कोई एक ही आदमी को फॉलो नहीं करते, एक ही आदमी के बारे में नहीं सोचते, एक ही आदमी के कारण नहीं चलते। अब जैसे मैंने ही अपनी बात कही तो मैं प्रेमानंद जी महाराज का नाम लिया, ठीक है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनता हूँ, दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, नहीं चाहता हूँ, जानता हूँ। मुझे फिल्म स्टार में अजय देवगन पसंद है, हॉलीवुड में मुझे टॉम क्रूज पसंद है, तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को फॉलो करता हूँ।
एक्ट्रेस में मुझे इलियाना डिक्रूज पसंद है। तो अब देखिए, हर आदमी का अपना अपना कुछ ना कुछ फॉलोअर होते हैं, किसी को वो फॉलो करता है, अनुसरण करता है। तो ऐसे ही वो एक संदर्भ समूह से संबंधित नहीं, अलग अलग से खुद को पहचान बनाता है। संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा, लक्ष्य, उपलब्धियों के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब तो ये हम किसी को फॉलो करते हैं या किसी को अनुसरण करते हैं, जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं तो उससे जुड़ी बातें संस्कृति से रिलेटेड होती है, या फिर हमारे जीवन को जीने की शैली। और सारे मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे आप यूट्यूब पे, क्यों सुनते हैं? ताकि आपके जीवन में कुछ बेहतर ज्ञान आए। चाणक्य के बारे में जानना चाहते हैं, राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, रामायण के बारे में जानना चाहते हैं, शिव पुराण के बारे में जानना चाहते हैं, विष्णु पुराण के बारे में जानना चाहते हैं, गरुड़ पुराण के बारे में जानना चाहते हैं, कलयुग के बारे में जानना चाहते हैं, सतयुग के बारे में जानना चाहते हैं। इतनी सी जानकारी आपको चाहिए क्यों होती है? क्योंकि आप उनके बारे में अच्छी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करें और समझे कि क्या हुआ था, और उससे अपने जीवन को और बेहतर बनाए। तो ये था हमारा संदर्भ समूह। अब हम आपको बताएंगे औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह कैसे काम। तो अब यहाँ पे कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने उचित अंग्रेज विशेष के रूप में महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। ये पूरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर समझ लोगे तो औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह को आसानी से लिख सकते हो। क्या होता है समझिए, कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने, मध्यम श्रेणी के भारतीयों का मतलब है कि अमीर लोग नहीं और ना गरीब लोग, बीच वाले, मध्यम श्रेणी के बीच वाले। तो मध्यम श्रेणी के लोगों ने क्या किया? अंग्रेज विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की। मतलब कि अंग्रेज की जो विशेषता थे उनको अपने अंदर उतारने का, उनसे सीखने का, उनको अपने अंदर विकसित करने के लिए इच्छा व्यक्त। अब इस प्रक्रिया में क्या किया गया, प्रस्तुत क्या किया गया? पुरुषों और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव था। इन्होंने जो चीजें एक्सेप्ट की, उससे जो चीज सीखे, इसका महिलाओं पे कुछ असर अलग हो गया, पुरुष पे कुछ असर अलग हो गया। दोनों ने इसे अलग अलग तरीकों से एक्सेप्ट किया। अब जैसे कि अक्सर भारतीय पुरुष जो हैं, भारत के रहने वाले जो मर्द हैं, वो ब्रिटिश पुरुष की तरह कपड़े पहनना और भोजन करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेज से सीखना था। औपनिवेशिक काल का मतलब समझते हैं ना, इससे पहले भी मैंने समझाया। पुरुष जो थे, जो मर्द थे, वो चाहते थे अंग्रेजों की तरह हैट लगा ले, कोट पहन ले, पैंट पहन ले, शूज पहन ले और तब घूमे। ये पुरुषों के अंदर था। वहीं महिलाओं ने अपने तरीकों से भारतीय भारतीय बनी रही। महिलाओं ने इनकी तरफ वो वहां के जो छोटे छोटे कपड़े थे वो नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया। बस उचित अंग्रेजी महिलाओं की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा होती थी और वह उसे ही पसंद नहीं करती। देखिए समझिए क्या हुआ कि महिलाओं ने सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, न कपड़े न खान पीन, बस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फैशन वगैरह अपने अंदर लाया। जैसे कि पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ कितनी सारी जितने भी फैशन वगैरह होता है, मेकअप वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब पहले की तरह, पहले के समाज में ऐसे नहीं होता था। ये औपनिवेशिक काल से यहाँ पे शुरू हुआ। तो औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह क्या था वो समझ लिया, और संदर्भ समूह जनरली क्या होता है वो भी आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं समकालीन अवधि में संदर्भ समूह से क्या होता है, क्या समझते हैं? तो देखिए, यह विपगन परिपक्ष से संदर्भ समूह ऐसे समूह होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णयों के संदर्भ में फ्रेम के रूप में काम करता है। एक समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं से खरीदते हैं, और उसी समाज के कुछ लोग कुछ न कुछ बेचते भी हैं। ये खरीद बिक्री का चैन बना रहता है। तो देखिए, खरीद और खपत का मतलब होता है जो चीज हम खरीद के लाए और उसे खर्च कितना करते हैं, ये खपत होता है। तो इसके बारे में समकालीन अवधि के रूप में हमें चीजों को मिलता है। फ्रेम का मतलब होता है एक ढांचा तैयार करना, ताकि हमें खपत और खरीद की पूरी जानकारी मिल जाए। अब एक दुकान की अगर बात करें तो एक दुकान पे जाओगे जब, बड़े बड़े दुकान पे, तो वहां पे एक कंप्यूटर लगा है आज के समय में, लेकिन पहले एक बड़ी बड़ी डायरी हुआ करती थी। वो उस पर लिखते थे कितनी चीजें आई हैं, कितनी चीजें बिकी हैं, कितनी चीजों की कमी है दुकान में जिसे फिर से मंगवाना है। इसी को हम कहते हैं खपत फ्रेम। कपड़ों को खरीदने और पहनने के लिए चुनने में, उदाहरण के लिए हम आमतौर पर हमारे आसपास के लोग जैसे मित्र या सहकर्मी समूह, सहयोगी, स्टाइलिस्ट संदर्भ समूहों से संदर्भित करते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा चीज खरीदना हो पार्टी फंक्शन में जाने के लिए, तो आप कोशिश करोगे कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो बहुत ही करीबी मित्र होते हैं, दोस्त हो या दोस्तिनी हो,
तो उसे आप लेके जाते हो कि चलो दोस्त मेरे लिए ये कपड़ा खरीद देना या सिलेक्ट कर देना। या फिर आप दूसरा ये करते हो कि आपके ग्रुप में जो सबसे स्टाइलिश बंदा है, जो अक्सर अपने ड्रेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, आप उसे कहते हो चलो यार मेरे लिए भी कुछ बढ़िया सा ड्रेस खरीद दे। तो यही है इसके एक अच्छे उदाहरण। अब विभिन्न खेलों की अगर बात कर ले तो संगीत हो गया, अभिनय मतलब एक्टिंग वगैरह, कॉमेडी वगैरह, इन सब की श्रेणियों की हस्तियां जो है वो समकालीन अवधि के अंदर ही आती है। और सहकर्मी दबाव किसी के साथियों को किए जाने वाले सामाजिक दबाव को भी संदर्भित करता है। एक ऑफिस में काम करने वाला एक व्यक्ति हमेशा एक अपने बॉस के नीचे दबाव में ही काम, प्रेशर में होता है, उसके ऊपर किसी न किसी रूप से प्रेशर बना होता है। या समाज में भी कभी-कभी क्या होता है कि समाज के लोग ना हम पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं ये काम करना ही होगा, ये काम नहीं करोगे तो हम समाज के लोग तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें समकालीन अवधि के संदर्भ समूह को दर्शाता है। समवयस्क समूह किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह होता है। प्राथमिक समूह तो ऑलरेडी आपने समझ लिया है, जो सामान्यतः क्या होता है, एक समान आयु मतलब एज और व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच होता है। मतलब एक ग्रुप के अगर 19 साल के सारे बच्चे हैं तो इस ग्रुप में सारे 19 साल के बच्चे होंगे। या फिर व्यापारी वर्ग का लोग हो गया तो इसमें सारे व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे। तो ऐसा समवयस्क समूह कहलाता है। मतलब कि सम और व्यस्क, व्यस्क मतलब होता है एक ही उम्र के, और सम मतलब बराबर। मतलब एक ही उम्र के या एक ही कार्य करने वाले अगर लोगों का समूह हो जाए तो उसे समवयस्क समूह कहा जाता है। अब हम आपको समुदाय और समाज के बीच में अंतर को भी समझा देते हैं। समुदाय से तात्पर्य उन तरह के संबंधों से है जो बहुत आधुनिक और अधिक व्यक्तिगत, घनिष्ठ और व्यक्तिगत और चिरस्थायी होते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि बहुत आधुनिक होने का मतलब है कि अपडेटेड होते हैं, बहुत मतलब जो वर्तमान में चल रहा होता है उन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं। घनिष्ठ मतलब नजदीकी होते हैं। और वहीं समाज में अगर बात कर लें तो समुदाय के विपरीत है, बिल्कुल अलग है। विशेषतः नगरीय जीवन से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी और अस्थायी। देखिए यहाँ पे समाज जो होता है वो सिटी में भी होता है और गांव में भी होता है। तो गांव में आपने देखा होगा कि घनिष्ठता ज्यादा होती है और शहरों में घनिष्ठता कम होती है। तो नगरीय जीवन के संबंध की अगर बात कर ले तो यहाँ पे स्पष्ट बाहरी तथा अस्थायी होते हैं। और बाहरी समाज के बारे में मैंने आपको बताया है कि घनिष्ठता की कमी होती है, रिश्तेदारी की कमी होती है, भावनाओं की कमी होती है, सहानुभूति की कमी होती है। तो ये सारी चीजें समुदाय और समाज में अंतर है। एक नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले, जिस समाज में आप रहते हो उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न समूह मतलब अलग अलग ग्रुप का ऊंच नीच छोटा वर्ग के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांट दिया जाए, यही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। शहरों में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गांव में आप जाओगे तो वहां पे जात पात के नाम पे अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। जैसे कुछ होते हैं दलित, कुछ होते हैं मतलब ऊंची जाति के, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय। तो इनका ग्रुप जो होता है ना समाज का बटा हुआ, यही सामाजिक स्तरीकरण है। आइए अब हम जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या क्या होती है। यहाँ पे मैंने आपको सामाजिक स्तरीकरण समझा दिया है। अब हम सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। स्तरीकरण की प्राकृतिक सामाजिक है, प्रकृति सामाजिक है। स्तरीकरण जो है वो प्रकृति सामाजिक है। अक्सर समाज में ये बदलाव हो ही जाता है, और ये आज से नहीं है, हजारों साल पहले से ये बदलाव होते आए हैं। स्तरीकरण काफी पुराना है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये समाज में अभी बना है या ये 10 साल पहले बना है, या फिर कोई ये भी नहीं कह सकता कि मोदी के सरकार के आने के बाद बना है। ये बहुत पुराना है, राजा महाराजा उससे पहले सतयुग कलयुग ये सब में चलता था। राम जी में भी तो था ना, वो भी हुआ करता था। उसी ने तो सीता जी के बारे में मेंशन बोल दिया तो राम जी ने छोड़ दिया, राम जी ने छोड़ दिया तो वो धरती में घुस गई। तो उस समय भी ऊंच नीच हुआ करता था। हमने जितनी भी इतिहास कहानी पढ़ी है या फिर रामायण महाभारत जो पढ़ा है, उस महाभारत में भी तो ऊंच नीच था। सूत पुत्र कर्ण था ना, उसे नीचा समझा जाता था ना, दरबार में उसकी बेइज्जती की थी ना, तभी तो पूरे पांडवों की ऐसी तैसी कर दिया था। वो एकमात्र ऐसा वीर था जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हरा सकते थे। ऐसा वीर था कर्ण, दान वीर कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। नाम देखो कितने कमाल के हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सूर्य पुत्र कर्ण को सूत पुत्र कर्ण अगर कोई बोल दे तो कहेगा कह रहे गलत बोले। नहीं, सूत पुत्र कर्ण भी था, सूर्य पुत्र भी कर्ण था, दानवीर भी कर्ण था, और महायोद्धा भी कर्ण था, और राजा भी था। उसे अंग प्रदेश का राजा बनाया गया था, इसलिए उसे अंग नरेश भी कहा जाता।
हालांकि मुझे पूरे महाभारत में अगर कोई पात्र पसंद आया है तो वो कर्ण ही है, इसके अलावा कोई पसंद नहीं। तो अब चलिए कर्ण को छोड़िए, यहाँ पे हम आ जाते हैं कि प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, चाहे वो समाज कहीं का भी हो, कैसा भी हो, स्तरीकरण तो होता ही है। बंटवारा जो होता है समाज के अंदर ऊंच नीच, बड़े और छोटे के हिसाब से, वो हर जगह पाया जाता है। आपने अपने समाज में देखा होगा, अपने गांव में देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी इज्जत अलग होती है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी इज्जत अलग होती है, जो मध्य वर्गीय होते हैं उनकी इज्जत अलग होती है। सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? बड़े लोगों की होती है, पैसे वाले लोगों की होती है। तो ये हर समाज में होता है। स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के समाजों का बंटवारा होता है, अलग अलग प्रकार से समाजों को बांटा जाता है। जैसे आयु के हिसाब से भी बांटा जाता है, वर्ग के हिसाब से भी बांटा जाता है। वर्ग का मतलब यहाँ पे क्लास 1 2 और 3 और 4 नहीं है। वर्ग का मतलब हो गया उनके जाति, धर्म और उनके गुण और लक्षणों के हिसाब से, और जाति के हिसाब से भी बांटा जाता है। तो स्तरीकरण से जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है, मतलब ये पता चलता है कि समाज में विभिन्नता है, अलग अलग है। हिंदी बोलने वाले लोग अलग हैं, संस्कृत बोलने वाले अलग हैं, तमिल बोलने वाले अलग हैं, कन्नड़ बोलने वाले, मलयालम, बंगाली, उड़िया, सब अलग अलग। तो इससे विभिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा जाति के आधार पर स्तरीकरण, मतलब कि जो जात होता है, जैसे हमारे बिहार में कई सारी जात है। जैसे हम बोल देंगे आपको कि ये तेली है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये फलाना ढिकाना, बहुत सारी जाति हैं। तो इनके अनुसार भी समाज में बंटवारा होता है। आपको पता, आप गाँव जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो भाई अलग टोला है, वो फलाना टोला है, ये पंडित टोला है, ये राजपूत टोला है, ये भूमिहार टोला है। इससे क्या पता चलता है कि वो समाज वहां पे बटा हुआ है, स्तरीकरण हुआ है उनका। तो अब यहाँ पे आपको मैं जाति के आधार पर जो समाज का स्तरीकरण हुआ है उसके बारे में बता दूं। पहला पॉइंट कहता है जाति व्यवस्था के स्तरीकरण में ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होता है वो सबसे ऊंचे स्तर, जो पूजा पाठ करवाते हैं ब्राह्मण, वो सबसे ऊंचे होते हैं। और सबसे नीचे कौन होता है? शूद्र होता है, शूद्र को सबसे नीचे माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है यह स्तरीकरण अब पूर्णतया बंद है, मतलब अब बंद हो गया है। लेकिन देखो ये सब किताबी बातें हैं, हम सभी को पता है कि यह स्तरीकरण अभी भी है, अभी भी समाज में बंटवारा है, अभी भी समाज में लोग जाति धर्म के हिसाब से रखते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अभी भी मैंने कई जगहों पर छुआछूत जैसी चीजों को भी देखा है। हमारे यहाँ एक डोम जाति होता है जो सूप डगरा बनाता है, वो छठ के समय में, भाई उनसे लोग छुआछूत रखते हैं। उनको देखा है, मैंने कई जगहों पर देखा है। ये गलत चीज है। हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। समाज में सभी लोग जो भी हो, कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, हमारा संविधान यही कहता है। तो अब आगे के पॉइंट में देखिए, जाति संरचना में प्रत्येक जाति का असंस्करण जो है वो ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है। मतलब इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी जातियां बनाई गई है, वो जाति सब ऊंच नीच के आधार पर बनाया गया है। मतलब ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, बड़े जाति के लोग, छोटे जाति के लोग, इसके आधार पर जाति को बांटा गया है, स्तरीकरण किया गया है, अलग अलग विभाजित किया गया है। इसी कारण से भिन्नता देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसे उस जाति का संस्करण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ, तुम राजपूत परिवार में पैदा हुई तो राजपूतनी कहलाएगी, कोई शूद्र परिवार में पैदा हुआ वो शूद्र कहलाएगा। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है, जिस परिवार में होता है, उसका तमगा जो है वो हमारे सर पे चिपक जाता है। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ये ऑलरेडी हमने कई 100 बार पढ़ लिया। समाज को जो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले में आता है ब्राह्मण, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य और चौथे में शूद्र। एक बार मैं समझा देता हूँ। ब्राह्मण जो होता है वो पूजा पाठ करवाते हैं, क्षत्रिय जो होता है वो लड़ाइयां लड़ता था, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वैश्य और बनिया दोनों एक ही है, ये व्यापारी हुआ करते थे, और शूद्र जो है ये मजदूरी किया करते थे, ये सबसे नीचे तबके के लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये 10 पार्ट मैंने आज आपको समझाया है, इसे आप पार्ट 1 समझ लीजिए, और पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का वो मैं कल आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया हो। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत सारे कमेंट आए हैं अभी तक, लगभग मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं 1 महीने के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आए कि सर ये वाली वीडियो बना दो, वो वाली वीडियो बना दो। तो मैं आप लोगों को एक चीज तो बताना चाहूंगा,
आदत पूर्वक मैं बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि देखो अकेले वीडियो बनाने में ना काफी समस्या होती है, बहुत तैयारियां करने के बाद मुझे वीडियो बनाना होता है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं वीडियो ला रहा हूँ धीरे धीरे, और फिर से मैं आ गया हूँ, मैं अब प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। आप आशा रखिए, धैर्य रखिए, और समझिए कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा सारे क्लास के, जिनके जिनके बच गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे इसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।